गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई। की हाल चाल? चलो जी, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो बहुत टाइम के बाद मैं अपनी फेस टू फेस और ऑनलाइन फैमिली को सर आज यहाँ पे देखने जा रहा हूँ। बच्चा कह रहा आप देख कैसे रहे हो, क्योंकि हम तो आपके सामने बैठे नहीं, मैं कैमरे से देखने जा रहा हूँ। नालायक को देखो, सामने मेरे कैमरा है, इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। इतने दिन से आपकी और मेरी मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो मैंने कहा चलो मुलाकात कर लेते हैं। और मुलाकात आज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मुझे आपको कस्टम की अमेंडमेंट्स देनी है। और इवन आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा भी था, जब मेरे बैच की लास्ट क्लास थी, कि कस्टम में ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, मैक्सिमम आधे घंटे के अमेंडमेंट्स हैं। बट कई बच्चे इस चक्कर में अभी तक कस्टम की क्लास नहीं देख पा रहे। मतलब पहले वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर पहले कस्टम की अमेंडमेंट्स भेजो, उसके बाद फिर हम क्लास देखेंगे। सर आपको मैंने कहा भी था, अमेंडमेंट बहुत छोटी छोटी हैं और मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट भी नहीं है। चाहे वो एग्जाम आपके जुलाई में है, चाहे वो दिसंबर में है, आपके एग्जाम कभी भी है ना। इस बार जो कस्टम के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं, मेरे अकॉर्डिंग इतनी रेलिवेंट नहीं है। टोटल मिला के 6 अमेंडमेंट्स हैं। बट अगर आप अपने सीएस का सप्लीमेंट चेक करोगे, अगर सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करूंगा, उसमें सिर्फ इन्होंने एक अमेंडमेंट दी हुई है। और अगर मैं सीएस प्रोफेशनल की बात करूंगा, उसमें इन्होंने टोटल 3 अमेंडमेंट्स दी हुई हैं। और एक्चुअल में अमेंडमेंट 6 हैं, क्योंकि सर फाइनेंस एक्ट 19 की कुछ अमेंडमेंट ऐसी हैं जो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, बट वो सप्लीमेंट में नहीं दी हुई। अब बच्चा कह रहा है सर अगर वो सप्लीमेंट में नहीं है तो क्या वो मैं करनी जरूरी है? बिल्कुल करनी जरूरी है सर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट में साफ साफ क्या आपको सारी अमेंडमेंट पढ़ के आनी है। अब अगर इनमें सिंगल अमेंडमेंट भी हमारे एग्जाम के अंदर ये आ गई ना, तो हम ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि आपने सप्लीमेंट में नहीं दी थी। तो वो सारी अमेंडमेंट हमें यहाँ पे करनी है। तो जितनी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स होंगी ना, वो सारी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो टोटल मिला के 6 अमेंडमेंट्स हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बस ये लगा लो, मैक्सिमम कह रहा हूं आधे घंटे के अमेंडमेंट्स होंगी, इससे ऊपर के अमेंडमेंट नहीं होंगी। और अमेंडमेंट इतनी छोटी छोटी है ना, मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट फिर भी मैं सारी अमेंडमेंट कराऊंगा। आपने रीडिंग भी करनी है, साथ में नोट्स भी बनाने हैं। साथ में हम बेयर लॉ को फॉलो करेंगे, जो आपका सप्लीमेंट है उसको फॉलो करेंगे, जो मेरे डायग्राम है उसको फॉलो करेंगे। आपने साथ के साथ नोटिंग भी करनी है, ठीक है जी। अच्छा, ये क्लास ध्यान रखना, ये क्लास मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। नहीं, ये सेम क्लास मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो जो बच्चे आपको जिनको लगता है कि भैया कस्टम अमेंडमेंट्स कितनी है, तो प्लीज उन्हें बोल देना कस्टम के अमेंडमेंट क्लास देख लेंगे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हैं प्रोफेशनल के हैं, दोनों के अमेंडमेंट मैं करवाने जा रहा हूँ। वो पता लगा सारी अमेंडमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर मैं सारी कराऊंगा। रीजन भी क्योंकि हमें नहीं पता वो अमेंडमेंट में से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे। तो हमें सारी करनी है और बिल्कुल आधे घंटे के अमेंडमेंट है। अगर हम सारी कर भी लेंगे तो भी हमारा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है जी। स्टार्ट करें अमेंडमेंट क्लास? बताओ जी फटाफट, स्टार्ट करें? बच्चा कह रहा है यस सर स्टार्ट करो। ओ माय गॉड, इतने दिनों के बाद सर आपको देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको इतना मिस कर रहा था ना, आप सोच भी नहीं सकते नालायक को। चलो इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करता हूं, एक बार चेक करना। अमेंडमेंट नंबर 1 जो मैं करवाने जा रहा हूं ना, अमेंडमेंट नंबर 1 आपका एक कस्टम का सेक्शन नंबर 48 था। याद करो अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आता हो। जब मैंने आपको क्लास में इंपोर्ट प्रोसीजर करवाए थे ना, तो उसके अंदर एक सेक्शन नंबर 48 था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि जब कस्टम पोर्ट पे आपका बाहर से कोई सामान आएगा, तो उस कस्टम पोर्ट पे क्लियर करवाना पड़ेगा इंपोर्टर को। उसके लिए वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और उसमें क्लियर करवाने की टाइम लिमिट कितनी होती है? 30 दिन की टाइम लिमिट होती है। इट मीन जो भी कस्टम पोर्ट पे सामान पड़ा है, इस इंपोर्टर को 30 दिन में वो सामान क्लियर करवाना पड़ता है। और अगर ये इंपोर्टर 30 दिन में सामान क्लियर नहीं कराएगा, तो उस केस में क्या होगा? कस्टोडियन को पावर होती है इस सामान को बेचने की। बट आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि वो डायरेक्टली सामान ऐसे नहीं बेच पाएगा। पहले वो क्या करेगा? कस्टम ऑफिसर की परमिशन लेगा, ठीक है जी, कस्टम ऑफिसर की परमिशन लेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा? यहां पे इंपोर्टर को इंटीमेशन देगा कि भाई तुम्हारे 30 दिन पूरे हो चुके हैं, अब इस सामान का मैं ऑक्शन लगाने जा रहा हूं। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि आपने 30 दिन में सामान वो क्लियर नहीं कराया। अब एक बच्चा कहता है सर वो सामान को वेयर हाउस में लेके जा सकता है? यस, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि मतलब जो भी उसे काम करना है ना, चाहे वो क्लियर करवाना है। अब क्लियर चाहे वो होम कंजम्पशन के लिए, चाहे वो वेयर हाउसिंग के लिए, उसको 30 दिन में क्लियरेंस करवानी होगी। और अगर 30 दिन में वो क्लियरेंस नहीं कराएगा, तो उसके पास पावर होगी इस सामान को बेचने की। ये सारी बातें पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसे, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई। अब अमेंडमेंट आई कहां है? क्लैरिफिकेशन का है, वो ध्यान सुनना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो 30 दिन बीत जाते हैं। अब जैसे ही वो 30 दिन बीतेंगे ना, तो इस कस्टोडियन को पावर मिल गई इस सामान को बेचने की। अब वो इस सामान को बेचेगा कैसे? आपको मैंने पहले भी कहा था, वो ऑक्शन लगाएगा। याद करो, एक मूवी मैंने आपको बताई थी, एक मूवी थी बदमाश कंपनी। अगर आपने वो मूवी देखी हो, बदमाश कंपनी के अंदर वो क्या करते हैं, बाद में एक राइट पैर का शूज होता है और एक लेफ्ट पैर का शूज होता है, वो बाद में ऑक्शन लगते हैं और दोनों अलग अलग जगह पे जाके परचेज करते हैं। इस तरह से वो स्मगलिंग करते हैं कस्टम में, अगर आपको बदमाश कंपनी मूवी का ध्यान आ रहा हो। तो यहां पे उसने क्या किया? कस्टोडियन ने क्या लगाई? ऑक्शन लगाई। अब जो भी वो सामान ऑक्शन लगाएगा, उसमें कई सारे बायर उस सामान को परचेज करेंगे।
अब अगर कई सारे फॉर एग्जांपल मान लो बायर 1 है, ये परचेस करने के लिए आ गया, बायर 2 परचेस करने के लिए आ गया, बायर 3 परचेस करने के लिए आ गया। अब आपको मैंने क्लास में क्या कहा था कि भैया जब भी ये सामान परचेस करेंगे तो जब ये सामान कस्टम से क्लियर होगा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भैया इस पर्सन को बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है जब वो सामान क्लियर करवाएगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया अगर ऐसे 100 बायर होंगे तो 100 बिल ऑफ एंट्री थोड़ा फाइल की जाएंगी। तो इट मींस अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल सिंपल प्रोविजन क्लैरिफाई कर दिया। इट मींस अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कस्टोडियन सुन भाई, अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तू ऑक्शन से जितने भी बायर को सामान बेचेगा ना, तू उस कस्टम ऑफिसर मतलब तू प्रॉपर ऑफिसर को एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, दैट इज कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री। इट मींस अब मैंने क्या बोला कि जिसको सामान बेचे उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करनी, मतलब जिसको मैंने सामान बेचा उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करनी। अब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कस्टोडियन सुन भाई, अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी बायर को तूने सामान बेचा उन सबकी डिटेल तू फाइल कर दे, एक कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर। और जब ये तू बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, किसको फाइल करेगा? प्रॉपर ऑफिसर को। फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। और वेरिफिकेशन करने की गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट लगा दी, 15 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करके आपको बता देगा भाई इतनी ड्यूटी आपने उससे लेनी है। और जब ये ड्यूटीज को पे कर देंगे फिर वो क्या करेगा? ये सामान क्लियर कर देगा। अब ये प्रोसेस यहां पे आ चुका है, बट मैं दोबारा बोल रहा हूं ये प्रोसेस एप्लीकेबल तब होगा जब एक्चुअल इंपोर्टर ने ये सामान यहां से क्लियर नहीं करवाया 30 दिन के अंदर। जब वो ऑक्शन में सामान बेचेगा उस केस में कॉन्सेप्ट आया है कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री का, बस एक बात ध्यान देना, ठीक है ना? कहीं बच्चा ना ये समझ के ना बैठ जाए कि भैया इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं करनी। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही, मेरे नोनू मेरे सोनू ध्यान से मेरी बात को सुनना, गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करनी। गवर्नमेंट ये बात कह रही है भैया जिसने सामान मंगाया वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा और वो सामान क्लियर करवा लेगा। बट क्लियर करवाने की टाइम लिमिट 30 दिन होती है, 30 दिन खत्म हो गए। अब जब 30 दिन खत्म हो गए, इस जिसके हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में डंडा है उसको पावर मिल गई, अब वो सामान बेच सकता है। सामान बेचने से पहले वो इसको नोटिस देगा और प्रॉपर ऑफिसर को बताएगा। और जब वो सामान बेचेगा तो कई सारे बायर सामान लेने के लिए आएंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला वो बायर अपनी अलग से बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करेंगे। अब हम यहां पर एक सर्कुलर लेके आ रहे हैं कि भैया अब जो एक कस्टोडियन है एक क्या करेगा? कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा प्रॉपर ऑफिसर को। और प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? विल असेस द ड्यूटी विद इन 15 डेज एंड विल इन्फॉर्म कस्टोडियन ऑफ ड्यूटी पेबल, ठीक है जी। फिर वो कस्टोडियन से ड्यूटी कलेक्ट करेगा, ठीक है ना? इट मींस अब ये बायर जो है ये ड्यूटी देंगे कस्टोडियन को, और कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो ड्यूटी देगा प्रॉपर ऑफिसर को। और याद करो जब नॉर्मल केस में क्या होता था, नॉर्मल केस में होता था कि ये लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल करते थे, ठीक है, फिर बिल ऑफ एंट्री पीओ के पास जाती थी, पीओ वेरीफाई करता था, फिर ये लोग बैंक वालों के पास जाते थे और ये लोग अपना ड्यूटी पे करके आते थे। तो ये सारे काम ये लोग करते थे, बट वो आज भी एप्लीकेबल हैं, बट वो एप्लीकेबल तब होंगे अगर ये इंपोर्टर 30 दिन के अंदर अंदर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देते तब, ठीक है जी। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं सर्कुलर नंबर 49/2018, ये सर्कुलर आपके सप्लीमेंट में नहीं दिया हुआ सर, और ये सर्कुलर मोस्ट रेलिवेंट है जो मुझे लगता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये लेटेस्ट सर्कुलर है, लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन है, बहुत ध्यान सुनना कि जब भी सामान ऑक्शन के अंदर बेचा जाएगा या कैसे भी बेचा जाएगा 30 दिन में अगर क्लियर नहीं होता तो अब उस केस में जिसको वो सामान बेचेंगे उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करनी। अब बिल ऑफ एंट्री फाइल कौन करेगा? कस्टोडियन। उसका नाम क्या होगा? कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री, जिसमें सारे बायर की डिटेल होगी। वो फाइल करेगा पीओ को, पीओ 15 दिन में आपकी लाइबिलिटी असेस कर देगा, फिर वो कस्टोडियन से रिकवरी करेगा और फिर वो कस्टोडियन को बोल देगा कि ठीक है अब तू सामान यहां से क्लियर कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने लास्ट में क्या लिखा है? गुड्स शैल बी गिवन टू द बिडर, बिडर मींस ये बायर ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूज, मतलब जब ये बिडर जो है ये ड्यूज की पेमेंट कर देंगे उसके बाद ये सामान उनको डिलीवर हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, बस एक बात ध्यान दो। तो एक छोटा सा सर्कुलर यहां पर आया सर, ये वाले अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट को बस ध्यान देना। अमेंडमेंट ये वाली नहीं है, अमेंडमेंट ये पहले भी था आज भी है। अमेंडमेंट जो भी इंसर्ट हुई है वो इंसर्ट हुई है अगर 30 दिन में सामान क्लियर नहीं किया उसके बाद जब वो सामान बेचेंगे उस केस में क्या होगा। समझ में आ गई अमेंडमेंट? ये छोटा सा बच्चा नालायक सामने सो रहा है, क्या हो गया? नींद क्यों आ रही है? इतने दिनों के बाद आया हूं इसलिए। जल्दी खड़े होकर बैठो फटाफट से और मुझे बताओ अमेंडमेंट क्या है सर। अमेंडमेंट तो सर कुछ भी नहीं है, बताओ अमेंडमेंट। हम तो वैसे ही डर थे अमेंडमेंट पता नहीं कितनी आ गई है सर। अमेंडमेंट तो सिंपल सी यही है कि भैया अगर मैंने सामान मंगाया नॉर्मल तो मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है, और बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है फिर मैं सामान क्लियर कराऊंगा, और मुझे सामान क्लियर करवाना होता है 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन के अंदर सामान क्लियर नहीं करवाते ना तो आपने सेक्शन 48 में कहा था कि कस्टोडियन को पावर मिल जाती है, वो सामान बेच भी सकता है।
बट बेचने से पहले वो इंटीमेशन देगा, मान लो वो सारी बातें उसकी पूरी हो चुकी हैं। अब जब वो सामान बेचेगा तो इतने सारे बायर होंगे, इतने सारे लोग लेने के लिए आएंगे, तो गवर्नमेंट बोलती है अब उन लोगों को इतनी सारी बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करनी। कस्टोडियन क्या करेगा, उन सबके बिहाफ पर एक कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा पीओ को। पीओ उसको वेरीफाई करेगा, 15 दिन में उसकी लाइबिलिटी असेस कर देगा और वो कस्टोडियन से रिकवरी कर लेगा। और कस्टोडियन किससे रिकवरी करेगा, ऑब्वियस सी बात है इन बायर से रिकवरी करेगा। और जब ये सारा काम पूरा हो जाएगा फिर कस्टोडियन क्या करेगा, इस सामान को क्लियर करवा देगा इस बायर को। बस पर ध्यान दो। तो सिंपल सा फर्क बस ये आया है कि जो ये बायर को बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती, अब इसकी बजाय बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा, कस्टोडियन, और उसका नाम क्या होगा, कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री। बस पर ध्यान दो। तो जो प्रोफेशनल वाले बच्चे होंगे उनके एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली बन जाएगा कि भैया 30 दिन के अंदर क्लियर नहीं हुआ, अब बताओ बिल ऑफ एंट्री कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो आपको येलो लिख के आना है। और जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे होंगे उनके एग्जाम में एमसीक्यूज गोले भरने वाला क्वेश्चन बनेगा कि जो कस्टोडियन है जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है उसमें से इसका नाम क्या होगा, दैट इज कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री। बस पर ध्यान दो। और पीओ कितने दिन में असेस करेगा, 15 डेज के अंदर। ये दो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव के अंदर बन सकते हैं और प्रोफेशनल के अंदर ये शॉर्ट नोट्स के अंदर बन सकता है, ये बात ध्यान दो। क्लियर हो गया जी। तो ये अमेंडमेंट नंबर 1 है। तो बताओ अमेंडमेंट नंबर 1 में था क्या। अमेंडमेंट नंबर 1 खत्म हो गई जी। अब अमेंडमेंट नंबर 2 पे आ जाओ। अमेंडमेंट नंबर 2 इससे भी आसान है और इससे भी गिरी हुई है। अमेंडमेंट नंबर 2 क्या है सर, याद करो हमने क्लास में ना इंपोर्ट प्रोसीजर किए थे और एक्सपोर्ट प्रोसीजर किए थे। याद आ रहा है, इंपोर्ट प्रोसीजर के अंदर मैंने क्या कहा था, इंपोर्ट प्रोसीजर के अंदर मैंने कहा था कि आना है तो इस पोर्ट पे आना है, ठीक है। फिर आने से पहले आपको आईजीएम फाइल करनी होती है। याद करो, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल करनी होती है जिसको हम अराइवल मैनिफेस्ट भी कहते हैं या इंपोर्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। और वही सेम एक्सपोर्ट वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि जब इंडिया से बाहर जाओगे तो ईजीएम फाइल करनी होती है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जिसको हम डिपार्चर मैनिफेस्ट भी कहते हैं या जिसको हम एक्सपोर्ट रिपोर्ट भी कहते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब यहां पे अमेंडमेंट बस ये आई है। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, जो बच्चे मेरे सामने बैठे जिन्होंने कस्टम की क्लास देख ली होगी। अब देखो, जिन नालायकों ने कस्टम की क्लास अभी तक नहीं देखी ना, उन्हें पॉइंट समझ में आएगा ही नहीं। जो बच्चे कहते हैं ना कि पहले मैं अमेंडमेंट देखूंगा फिर मैं कस्टम क्लास देखूंगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा। और खुद चेक करना सर ये अमेंडमेंट है क्या। अब जिन बच्चों ने क्लास देख ली होगी, याद करो क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट होती है या एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट होती है, आईजीएम या ईजीएम की बात करता हूं, जिसको अराइवल मैनिफेस्ट और डिपार्चर मैनिफेस्ट भी कहते हैं, ये कौन फाइल करता है, आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था, पर्सन इंचार्ज। इट मींस जो कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज होगा ना, वो क्या करेगा, आईजीएम और ईजीएम फाइल करेगा। अब बस यहां पे इन्होंने एक लाइन और छोटी सी ऐड कर दी है। वो ऐड क्या किया आपको मैं दिखाता हूं, एक बार देखना क्या लिखा है। लो ये बात कहना चाह रहा है, देखो जी, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बोल दूं, डिपार्चर मैनिफेस्ट बोल दूं या एक्सपोर्ट रिपोर्ट बोल दूं, ठीक है। कैन ऑल्सो बी फर्निश्ड बाय, अब एक वर्ड ऐड हुआ है, बाय ए पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन एडिशन टू पर्सन इंचार्ज। बताओ अमेंडमेंट क्या आई है। मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अब आईजीएम और ईजीएम जो है ना, वो पर्सन इंचार्ज तो फाइल कर ही सकता है, और एक ऐसा पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया ना, अब वो भी ये फाइल कर सकता है उसके बिहाफ पर। बस ये बात ध्यान देना। बच्चा कहता है सर आपने मेरे को लग रहा है गलत बता दिया, क्योंकि आप बार बार कह रहे हो कि ये आईजीएम वाले केस में भी एप्लीकेबल है, बट ये अमेंडमेंट तो सेक्शन 41 है, वो तो ईजीएम का है। सर देखो नीचे मैंने लिखा है, सेम अमेंडमेंट जो है, सेम लाइन जो है ना, वो आईजीएम वाले केस में भी है। इट मींस आज आईजीएम या ईजीएम दोनों की बात करूं, दोनों की बात करके चलता हूं कि भैया पर्सन इंचार्ज भी फाइल कर सकता है और एक ऐसा पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगा वो भी फाइल कर सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, ईजीएम वाले केस में अभी तक ऐसा पर्सन कोई भी नोटिफाइड नहीं किया, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई, हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। बट आईजीएम वाले केस में एक पर्सन नोटिफाइड हो चुका है, और वो नोटिफाइड गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो क्या लिखा है मैंने, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हु हैज बीन ऑथोराइज बाय पर्सन इंचार्ज। मतलब जिसको पर्सन इंचार्ज ऑथोराइज कर देगा ना कि तू मेरे बिहाफ पर उसको डिलीवरी ऑर्डर दे सकता है, तो वो पर्सन जो है अब वो आईजीएम फाइल कर सकता है। सर मैं दोबारा बोल रहा हूं, ईजीएम वाले केस में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई। आईजीएम वाले केस में जो अराइवल मैनिफेस्ट होता है, जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट होता है, उस केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जिस पर्सन को पर्सन इंचार्ज ऑथोराइज कर देगा, वो पर्सन जो है अब ये मैनिफेस्ट फाइल कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 41 और सेक्शन 30। सेक्शन 41 हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर में था,
और सेक्शन 30 जो था वो हमारा किस में था, इंपोर्ट प्रोसीजर में था, ये बात ध्यान दो। तो सर अगर आप इस अमेंडमेंट को भी मुश्किल कहोगे और इसको देख के घबराओगे कि पता नहीं कस्टम में क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आता बच्चों को कस्टम से इतना डर क्यों लगता है। और आपको मैंने पहले भी कहा था अगर रिवीजन करनी है तो भैया 5 क्लास मेरी यूट्यूब पे डली हुई है, उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और ये साथ में अमेंडमेंट क्लास देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर आप खुद चेक करो अमेंडमेंट है क्या, अमेंडमेंट है क्या। और अगर आप सप्लीमेंट चेक करोगे ना आपको लगेगा बस ये अमेंडमेंट है, जबकि सप्लीमेंट के अलावा भी और अमेंडमेंट है। ये सारी अमेंडमेंट सप्लीमेंट में नहीं दी हुई, ये सारी अमेंडमेंट हमें सप्लीमेंट में नहीं दी हुई, बट फिर भी हमें करनी है क्योंकि अमेंडमेंट हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है जी, तो फटाफट से बोल दो अमेंडमेंट नंबर 1। पहले तो अमेंडमेंट नंबर 1 बताओ। सर अमेंडमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सिंपल आई है, अगर इंपोर्टर ने 30 दिन के अंदर सामान क्लियर नहीं किया तो भैया फिर वो ऑक्शन लगाएगा। ऑक्शन में जिन बायर को बेचेगा उन बायर को बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करनी, उनके बिहाफ पर कस्टोडियन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, उसका नाम क्या होगा, कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री। किसको फाइल करेगा, पीओ। पीओ फिर ड्यूटी असेस करेगा 15 दिन के अंदर, फिर वो कस्टोडियन से ड्यूटी की रिकवरी करेगा, और जब ये सारी प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी, मतलब ड्यूटी रिकवर हो जाएगी इन बायर से, तो वो सामान क्लियर कर देगा। ये अमेंडमेंट निकल के, ये सर्कुलर नंबर 49/2018। सेकंड अमेंडमेंट क्या निकल के आई है सेक्शन 41 में, कि भैया एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट जो है अभी तक फाइल करता था पर्सन इंचार्ज, इंपोर्ट मैनिफेस्ट पर्सन इंचार्ज। अब गवर्नमेंट कह रही है ऐसा ऑफिसर या ऐसा पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाइड कर देगी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड कर देगी, वो भी क्या कर सकता है, ये फाइल कर सकता है। ठीक है, अब यहां वाले इस केस में तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, इस केस में नोटिफिकेशन आ चुकी है, और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहना चाह रही है ऐसा कोई पर्सन जिसको पर्सन इंचार्ज ने ऑथोराइज कर दिया, तो वो पर्सन अगर इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेगा ना, उसको हम वैलिड बोलेंगे, उसको इनवैलिड नहीं बोलेंगे, ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, तो ये अमेंडमेंट आपकी निकल के आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, बताओ तीसरी अमेंडमेंट देख लो जी अब। तीसरी अमेंडमेंट आई है, एक चैप्टर हमारा कस्टम में था, याद करो, टाइप्स ऑफ ड्यूटी का। याद आ रहा, टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाले चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कई तरह की इंपोर्ट ड्यूटी होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, फिर सीवीडी हो गया, ठीक है, फिर मैंने कहा था स्पेशल ड्यूटी होती है, फिर मैंने आपको कहा था आईजीएसटी भी साथ में लगता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, सेफ गार्ड ड्यूटी हो गया, कई तरह की ड्यूटी मैंने आपको क्लास के अंदर बताई थी। हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए बहुत सारी कस्टम ड्यूटी लगती है, उस चैप्टर में एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। अब इस टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाले चैप्टर में अमेंडमेंट आई क्या है, वो अमेंडमेंट बहुत ध्यान सुना, अमेंडमेंट क्या आई है। सर अमेंडमेंट ये निकल के आई है, एक बार ना मैं आपको ना अमेंडमेंट दिखाता हूं पहले। ये हमारा बेयर एक्ट है, ये हमारा बेयर एक्ट है, ठीक है, ये हमारा बेयर एक्ट है। अब इसमें जो अमेंडमेंट आई है, एक सेक्शन 9 है हमारा, सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमारा किसका है, वो हमारा है सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। याद करो मैंने क्लास में कहा था, चेक कर लेना, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी में एक मैंने कहा था सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, एक ड्यूटी होती है सीवीडी जिसको हम बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और ये सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल कब लगती है, कि भैया अगर मैंने कोई बाहर से सामान मंगाया और वो बाहर वाली कंट्री कम प्राइस पर सामान दे रही है, रीजन बीइंग उस कंट्री की गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दी है, तो उससे इंडिया के देश में दिक्कत आएगी। सर एक बात मैंने सोच के बोला, अगर ये मार्कर बाहर से आया, ये मार्कर 10 रुपए का है, ये मार्कर इंडिया में सेम 20 रुपए का है, और ये मार्कर वो 10 रुपए कैसे दे रहा है, क्योंकि उस कंट्री ने उस पर्सन को 10 रुपए की सब्सिडी दी है। और जब वो 10 रुपए की सब्सिडी दी, और अगर ये मार्कर इंडिया में 10 का बिकेगा, तो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री कहां जाएगी। और वैसे मोदी साहब कह रहे हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। भैया अगर ये केस ऐसा होने लग गया, इट मीन अगर 10-10 रुपए के अंदर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, हमारा देश तो बर्बाद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसलिए कहा था कि इस सामान पर हम एक ड्यूटी लगाएंगे, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। इट मीन जितनी सब्सिडी मिली होगी ना, उसके बराबर ड्यूटी लगेगी। अब दोनों का प्राइस सेम होगा, अब डिपेंड करता है जिसकी क्वालिटी बढ़िया होगी वो इंडिया के अंदर बिक जाएगी। तो इस तरह की कई तरह की ड्यूटी हमने क्लास के अंदर की थी, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी के अंदर। अब बच्चा कहता सर बिल्कुल की थी, कहता इसके अंदर अमेंडमेंट क्या आई है, अमेंडमेंट ये आई है, इस अमेंडमेंट के अंदर ये लिखा है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल देखना जी, एग्जांपल क्या है, बहुत ध्यान से देखना एग्जांपल है क्या। एक आउटसाइड इंडिया है, इस आउटसाइड इंडिया में ना एक मिस्टर जोन है, मान लो एक पर्सन है मिस्टर जोन, मिस्टर निक जोनस कह रहे हो, नालायक, निक जोनस पता है कौन है, कौन है निक जोनस, निक जोनस पता ना कौन है, जीजू। हाँ नहीं पता निक जोनस, हमारे जीजू हैं,
बच्चा कह रहे जीजू नहीं सर, प्रियंका के ना हस्बैंड है। ओ माय गॉड, सारी डिटेल पता है बच्चे को उसकी। नालायक इधर देखो ध्यान से, ये निक जोनस नहीं मैं कह रहा, ये मिस्टर जोन है, एक मिस्टर जोन है, ठीक है नी, निक जोनस की बात नहीं कर रहा, एक मिस्टर जोन है। और यहां पे एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने कोई बाहर से ना कंप्यूटर इंपोर्ट किया या एलईडी इंपोर्ट की, और ये बहुत लो प्राइस पर इंपोर्ट की। किस लिए लो प्राइस पर इंपोर्ट हो रही है? क्योंकि भैया इस गवर्नमेंट की, इस कंट्री की गवर्नमेंट ने ना इसको सब्सिडी दी है मिस्टर जोन को, कि भैया तू हमसे सब्सिडी ले ले और तू इसको बाहर इंपोर्ट कर कम प्राइस पर। और जब ये कम प्राइस पर इंपोर्ट किया तो गवर्नमेंट को पता लग गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला यार ये तो दिक्कत वाली बात है। इट मींस अगर ये कम प्राइस पर इंपोर्ट होगा 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 और बाहर वाली कंट्रीज को सब्सिडी देगी, तो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो ये चीज बना रही है वो तो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर ये एलईडी मान लो फॉर एग्जांपल 5000 का लिया, यही सेम एलईडी इंडिया में उसकी 10,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है, तो भैया इंडिया का एलईडी बिकेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट को लगा भाई दिक्कत वाली बात है। गवर्नमेंट ने पूरी इंस्पेक्शन की, पूरा सर्वे किया, और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि भैया अगर कोई पर्सन एलईडी इंपोर्ट करेगा या अगर कोई पर्सन कंप्यूटर इंपोर्ट करेगा ना, तो उसके इंपोर्ट पर हम एक ड्यूटी चार्ज करेंगे, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, जितनी सब्सिडी है उसके बराबर ड्यूटी लग जाएगी। अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर इस कंट्री से कोई भी एलईडी आएगा, इस कंट्री से कोई भी कंप्यूटर आएगा, तो उस एलईडी कंप्यूटर पर हम एक ड्यूटी चार्ज करेंगे ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा अब क्या हुआ, मिस्टर जोन के मन में लालच आ गया। मिस्टर जोन अब घपलेबाजी करने की सोच रहा है। मिस्टर जोन कह रहा है कि भैया इंडिया में ना इस नोटिफिकेशन को मैं डिफॉल्ट करूंगा, इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं कवर नहीं होना चाहता। तो उसने क्या किया, अलग अलग तरीके निकाले। उसने पहला तरीका क्या निकाला, इस कंप्यूटर एलईडी को इसने क्या कर दिया, अनअसेंबल कर दिया। इट मींस अभी तक एलईडी पूरा था, कंप्यूटर पूरा था, अब वो अनअसेंबल करके उसके पार्ट्स भेज रहे हैं, और पार्ट्स भेज रहे कम प्राइस पर। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई यहां पे सीवीडी लगेगी, तो इसने बोला भाई सीवीडी क्यों लगेगी, क्योंकि आपने कहा था कि अगर कंप्यूटर इंपोर्ट होंगे, एलईडी इंपोर्ट होंगे, फिर वो सीवीडी लगेगी। तो जो आपकी नोटिफिकेशन है इस पर एप्लीकेबल ही नहीं हो रही। फिर या इस मिस्टर जोन ने क्या किया, मिस्टर जोन ने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया। इसने कंप्यूटर की जगह, एलईडी की जगह इसको फॉर एग्जांपल बोल दिया टेलीविजन बोल दिया, या टेलीविजन बोल दिया, या कोई और अलग नाम से बोल दिया। अब जिस अलग नाम से बोला उस अलग नाम पर नोटिफिकेशन एप्लीकेबल ही नहीं है। और अगर उस अलग नाम पर नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो इसने बोला भाई मेरे ऊपर सीवीडी एप्लीकेबल नहीं होगी। या फिर इसने क्या किया, मिस्टर जोन ने क्या किया, ये अपना एलईडी कंप्यूटर एक दूसरी कंट्री में पहले भेजा, फिर उस कंट्री से इंडिया में भेज दिया, और फिर नोटिफिकेशन से बाहर आ गया। अब गवर्नमेंट ने बोला नोटिफिकेशन लगेगी, इसने कहा क्यों लगेगी जी, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन कहती है कि अगर ये सामान इस कंट्री से आएगा तब नोटिफिकेशन लगेगी, ये सामान दूसरी कंट्री से आया है, नोटिफिकेशन लग ही नहीं रही। तो सोच के बोलना सर, क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से टैक्स की इवेजन हो सकती है, नहीं हो सकती? यस हो सकती है सर। प्रैक्टिकल लाइफ में कस्टम में बहुत तरह की इवेजन होती है, जैसे इनकम टैक्स में इवेजन है, जैसे जीएसटी में है, सेम कस्टम के अंदर भी है। मतलब इस मिस्टर जोन ने गवर्नमेंट की नाक में दम कर दिया, अलग अलग तरीके यूज किए, और अलग अलग तरीके यूज करके क्या बोला, वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली इसको कवर करती है और कुछ कवर नहीं करती। अच्छा बच्चा कहता है इसमें दिक्कत वाली बात क्या है सर, फिर वो दोबारा से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर दे? नहीं सर, इतनी जल्दी नोटिफिकेशन कभी इशू नहीं होती, वो दोबारा सर्वे करने पड़ेंगे, सारे ऑफिसर बिठाने पड़ेंगे, फिर चेकिंग करनी पड़ेगी, फिर कई लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद जाके नोटिफिकेशन आती है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 9 में 1A ऐड करके बोल दिया कि भैया एक नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू की थी इस केस में, अब उसी नोटिफिकेशन को हम पावर दे रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड भी कर सकती है इन इन केसेस के अंदर। इट मींस आज अब नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट ने इस केस में निकाली, इस कंट्री में निकाली, और मिस्टर जोन ने क्या बोला, मिस्टर जोन देखो मैंने कहा कि मिस्टर जोन अवॉइड सच नोटिफिकेशन थ्रू मैनी वेज, कई रास्ते निकालता है इस नोटिफिकेशन को भैया इवेड करने के, मैं इसमें कवर नहीं होऊंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम पूरी पूरी पावर दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर उन्हें लगता है कि इस नोटिफिकेशन से मतलब ये इवेजन हो रही है, तो इस नोटिफिकेशन को अलग अलग एरिया में एक्सटेंड कर सकती है, उसको दोबारा से प्रोसीजर फॉलो करके नोटिफिकेशन नई इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो रही यहां पे आपको मैं दिखाता हूं, देखो सेक्शन 9(1)(a) में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच इंक्वायरी
इंक्वायरी चल रही है, एज इट कंसिडर नेसेसरी इज ऑफ ओपिनियन दैट सर्कमवेंशन ऑफ कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी। सर्कमवेंशन ऑफ कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है? सर्कमवेंशन मींस उसको हटा देना, उसको अवॉइड कर देना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? अंडर सबसेक्शन 1 हैज टेकन प्लेस आइदर बाय ऑल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन, उसने डिस्क्रिप्शन ऑल्टर कर दी, और नेम चेंज कर दिया, और कॉम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल ऑन विच सच ड्यूटी हैव बीन इम्पोज बाय इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन अनअसेंबल डिसअसेंबल फॉर्म बाय चेंजिंग द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन और एक्सपोर्ट और इन एनी अदर मैनर। भाई साहब कंट्री दूसरी से लेकर आ रहा है, अनअसेंबल कर दिया, डिसेंबल कर दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, और ये नोटिफिकेशन ब्रेक कर दी। तब गवर्नमेंट कह रही है वेयर बाय द काउंटरवेलिंग ड्यूटी सो इम्पोज इज रेंडर्ड ineffective, it may extend the countervailing duty on such order article also। मतलब भैया हम इन केस में वही सेम नोटिफिकेशन एप्लीकेबल कर देंगे, उसको एक्सटेंड करने की पावर दे दी गई है। बच्चा कह रहा है सर क्या ये अमेंडमेंट हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है? सर बिल्कुल एप्लीकेबल है। आप चेक कर लो, फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट है, आपके सप्लीमेंट में नहीं दी हुई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर एग्जाम के अंदर बन गई तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाओगे। इंस्टीट्यूट में साफ साफ कहा है आपको अमेंडमेंट करके आनी है, और जितनी भी रेलिवेंट अमेंडमेंट आपके जुलाई एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो सारी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बस आपने वो 5 क्लास जो मैंने आपको भेजी है एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को, और जो कस्टम वाले बच्चों को 7 क्लास भेजी है, उसके साथ ये अमेंडमेंट आपने देखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं आपने करना। और जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उस नोट्स की आपने रीडिंग लेनी है बस। ठीक है जी, तो ये अमेंडमेंट समझ में आ गई। अमेंडमेंट हमारी अब कितनी हो चुकी है? अमेंडमेंट हमारी हो चुकी है 3। बच्चा कह रहा है सर एक बार प्लीज हमें दोबारा से रिवीजन करा दो। इधर देखो, छोटू, नोनू, मोनू, सोनू, अभी तक मैंने 3 अमेंडमेंट करवाई हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट तो मैंने ये बोल दिया ऑक्शन के टाइम पर अब ये लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करेंगे, कस्टोडियन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, 15 दिन में असेस कर देगा लाइबिलिटी, और फिर वो उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करके अपना क्लियरेंस हो जाएगी। अमेंडमेंट नंबर 2, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। अब पर्सन इंचार्ज के अलावा ऐसा पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी वो भी अब फाइल कर सकता है, और इंपोर्ट वाले केस में नोटिफिकेशन आ चुकी है, एक्सपोर्ट वाले केस में भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। अमेंडमेंट नंबर 3 सिंपल सी बात क्या है कि भैया अगर आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल एक पर्टिकुलर केस पे लगी थी, और वो पर्सन जो है दूसरे वाला उसको इवेड करने की कोशिश कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसी नोटिफिकेशन को एक्सटेंड कर सकती है उन केसेस के अंदर भी। अब ये अमेंडमेंट आ चुकी है। ठीक है जी, और ये कैसे कैसे इवेट करता है मैंने आपको बता दिया। उसने नाम चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी है, अनअसेंबल कर दिया, किसी और कंट्री से लेके आ रहा है, ये सभी तरीके होते थे। गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ करके गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसी को तुम एक्सटेंड कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट नंबर 4 है अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन और रिव्यू ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी सेक्शन 9C ऑफ सीटीए। अब ये अमेंडमेंट जो है ये ओनली प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल है, एग्जीक्यूटिव वालों के लिए एप्लीकेबल इतनी नहीं है, और प्रोफेशनल वालों के एग्जाम के लिए भी इतनी रेलिवेंट नहीं है। इसमें बस इन्होंने ये बोला है कि एक जो हमारी सेफ गार्ड ड्यूटी होती है, याद करो सेफ गार्ड ड्यूटी हमने क्लास में की थी। अब अगर कोई सेफ गार्ड ड्यूटी का ऑर्डर आ गया और मुझे लगता है कि वो ऑर्डर सही नहीं है, तो अभी तक ना उसके अगेंस्ट हम अपील नहीं कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने बस एक सर्कुलर के थ्रू, एक अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि उस सेफ गार्ड ड्यूटी के ऑर्डर के थ्रू भी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हो। अपील कहां पे? अपीलेंट ट्रिब्यूनल। याद करो अपील का चैप्टर सर जो आपने जीएसटी के अंदर किया था, ठीक है, उसी सेम पैटर्न पे अपील चलती है। तो यहां पे देखो, यहां पे इधर देखो, आपको दिखाता हूं, ये आपका सेक्शन नंबर 9C है ना। देखो, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेशन और रिव्यू देयर ऑफ शेल लाई टू द कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। जो पुराना था अब इसको नाम बोलते हैं, देखो लिखा है ना अपीलेंट ट्रिब्यूनल, इसका नाम अब जो नए वाला नाम है वो नए वाला नाम क्या? अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो अब वो चाहे एंटी डंपलिंग ड्यूटी का हो, ठीक है, चाहे वो सेफगार्ड ड्यूटी का हो, चाहे वो किसी का भी हो, इट मींस अब ऑर्डर अगर आएगा और वो हमारे अगेंस्ट होगा, उसके अगेंस्ट अब अपील हमें करनी है। तो ये अमेंडमेंट ओनली फॉर प्रोफेशनल है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इसको इग्नोर करके चलेंगे, सिर्फ प्रोफेशनल के लिए। और अमेंडमेंट भी आपके एग्जाम के लिए कभी नहीं आएगी सर, क्योंकि अब सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दे दी है कि अगर ऑर्डर आ गया सेफगार्ड ड्यूटी का, उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है, आप अपील कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ये अमेंडमेंट नंबर आपकी आई है, अमेंडमेंट नंबर 4। अमेंडमेंट नंबर 5, अमेंडमेंट नंबर 5 जो है ये आपके सप्लीमेंट में दी हुई है। अमेंडमेंट नंबर 5 भी आपके सप्लीमेंट में है, अमेंडमेंट नंबर 6 भी आपके सप्लीमेंट में। और अगर एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे अपना सप्लीमेंट चेक करेंगे ना, उनमें सिर्फ एक ही अमेंडमेंट दी है, ये अमेंडमेंट नंबर 6। मतलब वैसे टोटल 6 अमेंडमेंट है कस्टम में, आपके सप्लीमेंट में अगर आप चेक करोगे एक ही अमेंडमेंट दी है, बस ये वाली अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट भी ऐसी है जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी पूरी एप्लीकेबल ही नहीं है, अब उन्होंने फिर भी आपके सप्लीमेंट में डाल दी।
बट फिर भी मैं आपको समझा दूंगा ये अमेंडमेंट है क्या। बट आपके एग्जाम में 0/0% चांस है इसमें से क्वेश्चन बनेगा। और सेम प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, बट फिर भी एक नई स्कीम आ रही है, तो क्या पता प्रोफेशनल के एग्जाम में पूछ लें, क्योंकि वो बच्चे सीएस बनने वाले होते हैं कि हाँ भाई जो नई स्कीम आ रही है उसके अंदर क्या है। बट एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। बट इससे पहले एक बार अमेंडमेंट नंबर 5 देख लो जी। अमेंडमेंट नंबर 5 बिल्कुल छोटी सी है, जो हमने एक चैप्टर किया था वैल्यूएशन का, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। उस वैल्यूएशन के अंदर ध्यान है, हमने पहले एफओबी निकाली थी, फिर एफओबी से हमने सीआईएफ निकाला था, फिर सीआईएफ को मल्टीप्लाई करते थे, हमारी असेसेबल वैल्यू आती थी, फिर हम सारा का सारा कस्टम ड्यूटी निकालते थे। सारी बातें हमने क्लास में की थी। अब एक छोटी सी नोटिफिकेशन यहां पे आ चुकी है कि अगर आपने चाइना से सैकराइन इंपोर्ट किया, एक बार दोबारा बोलूंगा, चाइना से अगर आपने सैकराइन इंपोर्ट किया, सिर्फ चाइना से, बच्चा अगर चाइना का तो नाम ही मत लो, कोरोना वायरस इतना फैला दिया, गुस्सा आ रहा है चाइना में, मार देंगे सर इसको, सभी पूरे वर्ल्ड को गुस्सा आ रहा है। बट कोई बात नहीं सर, इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना है, उसको छोड़ो भी एक बार। गवर्नमेंट स्पेसिफिकली चाइना के ऊपर ड्यूटी लेकर, क्योंकि आप सब जानते हो चाइना पूरे वर्ल्ड में कैप्चर करना चाहता है सर। और अब मेरे ख्याल से सुनने के अंदर भी आ रहा है, जो कोविड की प्रॉब्लम है, ये कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में उनकी कोई वो मतलब ये जो वो कहते थे ना खाने से कुछ हुई है, ये जो मतलब उन्होंने कुछ, बट ये एक्चुअल में उससे नहीं हुई, इन्होंने कोई मतलब ये कोई गैस इन्होंने कुछ रिसर्च के अंदर कुछ निकाली है, जिससे अब ये जो न्यूज के अंदर खबर आ रही है, और जो मेरे ख्याल से वो जो हमारे यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि मैं पूरा श्योर हूं कि जो ये चाइना बता रहा है कि ये प्रॉब्लम ऐसे हुई है, वो प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुई, मैं एविडेंस कलेक्ट करूं और मैं पूरे वर्ल्ड को दिखाऊंगा। तो इस टाइम चाइना बड़े दिक्कत के अंदर है सर। ठीक है, तो आप सब जानते हो चाइना बहुत सस्ते सामान पर सामान बेचता है आगे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, चाइना से इंडिया में ना सैकराइन आता था। सैकराइन क्या होता है, एक जो शुगर कंटेंट इतना ज्यादा मीठा जो नॉर्मली ड्रिंक्स के अंदर होता है। आपने आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर से कि कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, क्योंकि रीजन में उसमें इतना ज्यादा शुगर होता है जो हमारी बॉडी को अंदर से मेल्ट करता है, मतलब हमारा पूरा शरीर खा जाता है। तो ये चाइना से आता है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पर एक एडिशनल ड्यूटी लगा रही है। जितना भी तुम्हारा सीआईएफ निकल के आएगा ना, जो तुम्हारी सीआईएफ होगी उसका 20% तुम्हें उस पर ड्यूटी एडिशनल लगानी पड़ेगी। बट मैं दोबारा बोल दूं, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर सैकराइन वो भी सिर्फ चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, तो भैया चाइना वाले केस में 20% की ड्यूटी इन्होंने यहां पे एप्लीकेबल कर दी है। तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर इंडिया ने सैकराइन चाइना से इंपोर्ट किया, तो उस केस में जो एडिशनल नई ड्यूटी गवर्नमेंट ने इंसर्ट की है वो कितने परसेंट है, 20%। किस वैल्यू का लगेगी, सीआईएफ वैल्यू का लगेगी। और प्रोफेशनल के एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, इंपोर्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा चाइना का, नॉर्मल ड्यूटी, नॉर्मल सब कुछ निकालना है, नॉर्मल सीआईएफ निकालना है। तो अगर क्वेश्चन सैकराइन का है, तो जहां आपका सीआईएफ निकल के आ रहा है उसका 20% और वहां पे ड्यूटी एप्लीकेबल कर देना। ये अमेंडमेंट आई है जी। ठीक है जी, ये आपके सप्लीमेंट में दी, आपको मैं दिखाऊं, ये देखो जी, ये आपके सप्लीमेंट में इन्होंने दी है, सैकराइन इन ऑल फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में आ रहा है जी, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, बस आना कहां चाहिए, चाइना से आना चाहिए, प्रोड्यूसर कोई भी हो, 20% ड्यूटी इन्होंने एप्लीकेबल कर दी है सीएफ वैल्यू के ऊपर। और ये सैकराइन आप अगर गूगल पे भी चेक करोगे, शुगर कंटेंट होता है जो नॉर्मली कुकीज के अंदर, बिस्किट के अंदर होता है, कई बार मेडिसिन के अंदर भी डलता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी डलता है, जो ये एक मतलब एक व्हाइट कलर का शुगर कंटेंट है। तो अगर वो आप इंपोर्ट करोगे, और मैं दोबारा बोल रहा हूं ओनली इन द केस ऑफ चाइना, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया यूएसए, कोई ये ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, किसी और वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से करोगे ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ चाइना। ठीक है जी, और जो आपकी सीआईएफ वैल्यू निकल के आ रही है उसका आपको 20% लगाना है। ठीक है जी, तो एक छोटी सी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर हमारी 5। और एक अमेंडमेंट नंबर 6, लास्ट अमेंडमेंट हमारी कस्टम की है, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी स्कीम। गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आ रही है, अभी इसका ट्रायल बेस चल रहा है, इसकी धीरे धीरे गाइडलाइंस अभी आ रही हैं, बट ये एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू की है, उसमें कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने निकाली हैं। अब ये स्कीम पहले होती क्या वो समझ लो, फिर आपको मैं दिखा रहा हूं। ये सप्लीमेंट में आपकी ये स्कीम दी हुई है, पहले एग्जीक्यूटिव वाले में तो सिर्फ यही अमेंडमेंट दी है, आप चेक कर लेना अपना सप्लीमेंट, उसमें सिर्फ यही अमेंडमेंट है, जबकि अमेंडमेंट 6 है, बट आपके सप्लीमेंट में दी है सिर्फ 1। और प्रोफेशनल के अंदर 3 दी है, बट टोटल अमेंडमेंट 6 मिला के करनी है आपको। जो मैं करा रहा हूं बस वही अमेंडमेंट आपने करनी है। तो देखो ये एक स्कीम आई है इनकी, डीपीडी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी स्कीम बाय इंपोर्टर। अब ये पूरा का पूरा ना स्कीम के बारे में बता रखा है, ये सारी बातें आपको रटनी नहीं है, जो मेन बात समझने वाली है ना वो यहां से समझने वाली है। ये लगा लो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ये समझने वाला है। बट ये स्कीम है क्या पहले वो समझ लो। इस स्कीम के अंदर क्या होता है सर, अभी तक आप चेक करो, जब भी अभी तक हमने कस्टम की बातें की थी ना, तो अभी तक बाहर से सामान कस्टम पोर्ट पे आता है, फिर कस्टम पोर्ट से कस्टम फ्रेट स्टेशन पे जाता है,
फिर वहां पे हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, फिर वो क्लियरेंस होती है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं इससे ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है कि पहले कस्टम पोर्ट पे आएगा, फिर कस्टम फ्रेट स्टेशन पे जाएगा, उसके बाद फिर वहां पे क्लियर होगा, तो भैया यहां से वहां की ट्रांसपोर्टेशन, यहां से वहां की ट्रांसपोर्टेशन। तो हम एक ऐसी स्कीम लेके आना चाह रहे हैं कि डायरेक्टली पोर्ट से ही डिलीवरी हो जाए कस्टमर को, मतलब डायरेक्टली पोर्ट से ही वो सामान डिलीवर हो जाए कस्टमर को। बट उस केस में सारे इंपोर्टर इस स्कीम के एलिजिबल नहीं होंगे, कुछ एलिजिबल होंगे, कुछ इनएलिजिबल होंगे, और इसकी कुछ गाइडलाइंस होंगी, इसके एक बेंचमार्क होंगे कि अगर ये इंपोर्टर इस बेंचमार्क को कंप्लीट कर देगा तो डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी स्कीम में एप्लीकेबल होगा, और अगर वो बेंचमार्क कंप्लीट नहीं करेगा तो भैया जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं इंपोर्ट वाले केस में वही सारे आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये धीरे धीरे गवर्नमेंट गाइडलाइंस अभी ला रही है, पूरे इंडिया में अभी ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, इसमें कुछ अभी नोटिफिकेशन और आनी है, कुछ अभी इफेक्टिव आगे रखी होंगी। बट हाँ, सीएस प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, एक बार रीड करके इग्नोर कर सकते हैं। बट प्रोफेशनल वाले बच्चे खास तौर पे सुन लें, उनके एग्जाम में एक शॉर्ट नोट्स बन सकता है 3 से लेके 5 नंबर का। रीजन बिंग क्योंकि स्कीम बिल्कुल नहीं है, स्कीम बिल्कुल नहीं है। इस स्कीम के अंदर बस ये बात बोली गई है कि हम डायरेक्टली पोर्ट से ही डिलीवरी करवा देंगे कस्टमर को। जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन जो होते थे, कस्टम फ्रेट स्टेशन जो होते थे, उस पर जो टाइम वेस्ट होता था वो टाइम हम खत्म कर देंगे। अब इसमें कौन कौन से इंपोर्टर देखो एलिजिबल है, देखो इन्होंने यहां पे क्या लिखा है, आपको दिखाता हूं। देखो इन्होंने क्या लिखा है, टेकिंग ऑल द फैक्टर इनटू कंसीडरेशन फॉलोइंग गाइडलाइंस आर बीइंग प्रिस्क्राइब फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट। इन्होंने बोला इंक्लूजन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंपोर्टर में ऑप्ट फॉर फैसिलिटी टू डीपीडी। मतलब ये वाले इंपोर्टर जो हैं, ये वाले इंपोर्टर ये स्कीम ले सकते हैं। अब ये उनकी आपको सारी बातें मतलब डिटेल में नहीं जाना, रीजन में क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं, पर आपको एग्जाम के लिए याद करनी होंगी। अगर एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया तो आपको पता हो। अब एक टायर 1, टायर 2, टायर 3 कैटेगरी होती है इंपोर्टर की, तो गवर्नमेंट कहते हैं अगर उसमें से किसी भी कैटेगरी के स्टेटस में वो कवर होते हैं तो वो इंपोर्टर क्या होंगे, वो स्कीम के एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने यहां पर एक कंडीशन डाली है कि जो अपने इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही टाइम पे जमा कराते हो, जिन्होंने आज तक कोई डिफॉल्ट ना किया हो, ठीक है जी, वो यहां पे आ जाएंगे, वो एलिजिबल हो जाएंगे स्कीम के लिए। और जो एक्सक्लूड होंगे, जो ये नहीं ले सकते, ये देखो इन्होंने यहां पे ये लिखा हुआ है कि जो मिस डिक्लेरेशन देते हैं, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, जो छुपाते हैं, जो मतलब प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे मतलब कोई जिन्होंने आज तक जेल में कभी गए हैं, जिन्होंने आज तक कोई चोरी की है, स्मगलिंग के अंदर पकड़े गए हैं, इट मीन जिनका चरित्र, जैसे रामायण के अंदर कहते हैं ना, जिनका चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा होगा, जिनका चरित्र पूरा साफ सुथरा होगा और जो पूरे कंप्लाइंस फॉलो करते होंगे, वही इंपोर्टर इसके एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। तो आज कुछ ही इंपोर्टर और कुछ ही पोर्ट पर अब ये स्कीम चल रही है, बट हाँ फ्यूचर में ये स्कीम कस्टम के अंदर आ जाएगी आने वाले 1 या 2 साल के अंदर पूरी तरह से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सीएस प्रोफेशनल वालों को शॉर्ट नोट्स बन सकता है डीपीडी के ऊपर। तो डीपीडी देख के ना घबराना मत, ये डीपीडी क्या आ गया, हमने तो क्लास के अंदर पढ़ा ही नहीं है। ये डीपीडी एक स्कीम है, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, मतलब पोर्ट से ही सामान डायरेक्टली कस्टमर को चल जाएगा, बीच में कोई कंटेनर फ्रेट स्टेशन नहीं जाएगा। और ये स्कीम अभी तक प्रैक्टिकली एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि जितने भी कस्टम फ्रेट स्टेशन है जो बीच में आते थे वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्या मतलब है जी, इट मीन हमारा बिजनेस तो खत्म हो गया ना, जो हमारे पास मतलब पैसे आते थे वो सारे पैसे हमारे कहां गए, हमें हमारा घर कौन चलाएगा। तो इसलिए अभी ये स्कीम में थोड़ी अड़चन चल रही है। अब धीरे 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 गवर्नमेंट नई गाइडलाइंस लाएंगी, बट हाँ आपको पता होनी चाहिए ये स्कीम है क्या। ठीक है नी, तो एक बार आप यहां से रीडिंग ले लोगे, सिर्फ आपको रीडिंग लेनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, रटने की कोशिश मत करना, आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में ही है, स्कीम आपको समझनी है कि स्कीम है क्या। आपको मैंने बता दिया सबके लिए एलिजिबल नहीं है, कुछ एलिजिबल है, कुछ इनएलिजिबल है, और जो एलिजिबल होंगे वो डायरेक्ट पोर्ट से डिलीवरी कर सकते हैं, और जो इन एलिजिबल होंगे, जो नॉर्मल कंप्लाइंस होते हैं, वो उनको फॉलो करने होते हैं। ठीक है जी। तो ये अमेंडमेंट थी, बताओ कस्टम के अंदर। अब मुझे इतना झूठ मत बोलना, इतना बताना जो मैंने क्लासेस आपको दी थी उसमें क्या इफेक्ट पड़ा इस अमेंडमेंट का, 0। आप चेक कर लो, कोई भी ऐसे अमेंडमेंट नहीं है जो मैंने आपको ये बताइयो कि पहले ये था उसको काट दो अब नया लो ये है। तभी मैंने कहा था क्लासेस देख लो, बट कई बच्चे मैं देख रहा हूं, और मेरे पास तो पता नहीं यार व्हाट्सएप पे इतने किस किस बच्चों ने मेरे को ग्रुप में नए नए ऐड कर रखा है। मतलब मैं जैसे ही व्हाट्सएप खोलता हूं भाई साहब, इतने सारे अनरीड मैसेज, किस में, सिर्फ सीएस के ग्रुप में, नोट्स पे नोट्स शेयर हो रहे हैं, बातें पे बातें हो रही हैं, गाइडेंस पे गाइडेंस दी जा रही है, एडवाइस पे एडवाइस दी जा रही है। और आप सब जानते हो इंडिया में एडवाइजर की कोई कमी थोड़ा है। जो बच्चा भी खुद एग्जीक्यूटिव में है वो सीएस बनने के बाद क्या एडवाइस दे देता है, प्रोफेशनल की एडवाइस दे देता है, और जो प्रोफेशनल वाला बच्चा है वो बहुत आगे की एडवाइस दे देता है। तो भैया पहले हमारा करियर अपने ऊपर बिलीव करके हमें अपने एग्जाम देने हैं बस।
मैं आपको बार बार इसलिए समझाता हूं कि यही टाइम है, अगर वेस्ट करोगे तो पूरी जिंदगी याद करोगे कि सर बार बार बोलते थे, गुस्सा होते थे। और यही टाइम ऐसा अगर पढ़ लोगे तो पूरी जिंदगी याद करोगे फिर मुझे कि सर ने कहा था पढ़ ले, मेरे एग्जाम क्लियर है, डिग्री मेरे हाथ में है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर मर्जी आपकी है, मर्जी आपका। आपको मैंने पहले भी कहा था, आपका माइंड है, आपको अपने माइंड से काम करना चाहिए। और अगर अपने माइंड से काम करोगे, बिलीव में आपका रिजल्ट देख लेना कितना बढ़िया आएगा। ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया कि भैया मैंने वो सेक्शन 10 की समरी बना के भी डाल दी है, स्कैनर 2 सेट मैंने और अपलोड कर दिए, उसके बाद मैंने जीएसटी के फॉर्म नंबर भी बना के डाल दिए। अब ऐसा ना हो कि आपके गैलरी और पीडीएफ फॉर्म की इतनी सारी कलेक्शन हो जाए कि मैं वीडियो कौन सी देखूं, एक ये एक्स टीचर, ये वाई टीचर, ये जेड टीचर, ये पी टीचर, ये क्यू टीचर, अब इतने सारे टीचर की वीडियो मैंने डाउनलोड करके रख दिया, मैं देखूं कौन सी। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, टाइम की कीमत समझ लो यार, टाइम की कीमत समझ लो। मैं कह रहा हूं मेरी देखो ना देखो, बट ट्रस्ट करके उसको, जिसकी भी देखनी है, जिसकी भी देखनी है उसको ट्रस्ट करके अपना काम करना स्टार्ट करो। 18 घंटे की रिवीजन डाल रखी है, 19 घंटे की रिवीजन डाल रखी है, इतना सारा मेटीरियल मैंने अब डाल रखा है, अब इसके बावजूद और आप क्या करोगे? फिर तो आप डाटा ही कलेक्ट करते रहोगे बस। और ये मुझे पता क्यों, तब जब मैं ग्रुप, बच्चा कह रहे अब आपको ना सारे ग्रुप से ना हम रिमूव करवा देंगे, क्योंकि आप हमें सुनाते ना, मेरे को क्या, मेरे को दिक्कत क्या है, आप मुझे रिमूव करवा दोगे। एक बात मैंने सोच के बताना, मैंने क्या कहा था, मेरे से चीट नहीं करना, अपने आप से आप चीट करोगे, आपको पता लग जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। टाइम कितना है आज हमारी, ये लगा लो 19 तारीख है, 20 तारीख मान लो, 20 तारीख मान लो, एग्जाम में 40 दिन बचे हैं। 40 दिन में 4 पेपर है जनाब, क्या कर रहे हो आप? आप ये सोच रहे हो कि 30 दिन मुझे और मिलकर तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये 30 दिन आपने सारे वेस्ट किए, मुझे पता है। इतनी गारंटी दे रहा हूं, आधे बच्चे ऐसे होंगे जो जितने भी दिन अभी बीच में गए ना, उन्होंने सेम लेवल पे पढ़ाई नहीं की होगी। अगर आपके 1 जून में एग्जाम होता है, आप उस लेवल पे करते। आपका दिल ये बात जानता होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और अगर आपका दिल ये गवाही दे रहा है कि मैंने सेम लेवल पे पढ़ाई नहीं की, जो मेरे एग्जाम 1 जून को होते, उस लेवल मैंने पढ़ाई नहीं की, आप बिलीव मी, अपने प्रोफेशन से आप चीट कर रहे हो। बिलीव में, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, आप अपने प्रोफेशन चीट कर रहे हो। रीजन मीन आपने क्यों पढ़ाई नहीं की। टाइम है, मैं आप बार बार कह रहा हूं, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो। आपके पेरेंट्स के ड्रीम है यार, उनके ड्रीम्स पूरे कर दो। आपके भी ड्रीम है, अपने भी ड्रीम्स पूरे कर लो। पेरेंट्स के भी ड्रीम है, टीचर के भी ड्रीम है, और अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, प्लीज को पढ़ लो। और डेली शाम को, मैं अब देख रहा हूँ सर, मैंने यूट्यूब के अंदर ही बोला है, ये जो 700-800 व्यूज मेरे आ रहे हैं ना, ये मुझे सब पता लग रहा है कि बच्चे सेशन नहीं देख रहे। और मैं अब क्या बोलूं, बस मैं यही बोल सकता हूं कि देख लेना, देख लेना, देख लेना, आपके भले की बातें होती हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, प्रोफेशनल के भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव सेशन होते हैं सर। अब मुझे खुद बताओ, मुझे उसके पहले 2 घंटे मुझे लगाने पड़ते हैं, फिर वो सेशन तैयार होता है, फिर मैं अपना डालता हूं। उसके बावजूद भी अगर बच्चा ना देखे ना, फिर ये लगता है कि बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है जी, बाकी सर आपकी मर्जी है। ठीक है जी, आपका करियर है, मैं आपके करियर को बस यही बोलूंगा कि अच्छा करियर बनाओ, अच्छे इंसान बनो, और जिंदगी को आगे लेके जाओ। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन। अब कस्टम के अमेंडमेंट्स हमारी सारी हो चुकी हैं, और बाकी इनकम टैक्स और जीएसटी तो पूरा रिवाइज ही था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, बाकी डेली शाम को सेशन होते ही हैं। अब अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस करके अब मुझे बस टेक्स्ट स्कैनर अपलोड करने हैं, उसके अपने प्रैक्टिस डे बाय डे करनी है, और आपने कुछ नहीं करना। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे। अच्छा ध्यान रखना, मैं सोच रहा हूं कि आप सबके मैं डाउट सेशन लेने स्टार्ट करूं जूम ऐप पे, बट जूम ऐप पे मैंने सुना है रिस्ट्रिक्शन है 100 बच्चों की, तो हमारे बच्चे काफी सारे हैं। तो मैं ऐसा करूंगा कि पहले फेस टू फेस के भी ज्यादा बच्चे हैं, तो मैं अलग अलग बच्चों को बता दूंगा कि मतलब इन 100 बच्चों का एक दिन होगा, मतलब 100 बच्चे करके ना हम ऐसे जूम पे लाइव सेशन लेंगे, ताकि मुझे सारे बच्चे मेरे को मेरी स्क्रीन पे दिखने चाहिए, ताकि मैं उनको बोलूं हाँ भाई आपका डाउट क्या है। तो मैं बहुत जल्दी अनाउंसमेंट लेके आऊंगा, हम जूम के थ्रू डाउट सेशन लेंगे। ठीक है, जूम ऐप जो आती है उसके थ्रू डाउट सेशन लेंगे। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, अब इसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।